ट्वेल्थ क्लास के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमने देखा था कि बॉन्ड किस तरह से टूट रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी रिएक्शंस को बांटा था। एक टाइप की रिएक्शन में तो वो एसिडिटी शो कर रहा था और दूसरे टाइप की रिएक्शन में वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शा रहा था। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की सहायता से अपन ने एमाइड बना लिया, एनाइड्राइड बना लिया, एस्टर बना लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने अम्ल क्लोराइड बना लिया, ये सब हम कर चुके थे। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने ऐसा ले लिया, तो एक टाइप की रिएक्शन तो थी ये वाली जिसमें एसिडिटी वाली रिएक्शन थी, वो हम कर चुके हैं। एक टाइप की रिएक्शन थी आपकी ये वाली जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें OH माइनस की जगह पर कोई दूसरा नेगेटिव आता है। ठीक है, अब जो रिएक्शन आएगी वो आएगी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह यानी कि ये समूह कौन सी रिएक्शन दर्शाता है? ये दर्शाता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि कार्बोनिल समूह जहां आता है तो उसकी विशिष्ट अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बोनिल समूह है, इसका मतलब ये भी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगा? नहीं दर्शाएगा। क्यों नहीं दर्शाएगा? देखें, RCOOH को मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है, RCOOH। हमें पता है कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स होते हैं। ऑक्सीजन जब बंध का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वाला ऑक्सीजन, भाई कार्बोनिल समूह में ये तो होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया कैसे होती है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तब होती है जब ऑक्सीजन अपना बंध का इलेक्ट्रॉन खींचता है तो कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है। जब कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो कोई न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, नाभिक से स्नेह रखने वाला यानी कि माइनस इस पर अटैक कर देता है, तो होता है नाभिक स्नेही योग। अब यहां की अगर मैं बात करूं, जब ऑक्सीजन बंध का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ऑक्सीजन बंध का इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज आया ही नहीं है। और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है तो फिर ये कैसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगा? कहने का मतलब ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैंने मान लीजिए कुछ ऐसे लिख दिया COOH, RCOOH, CH3COOH, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। कार्बोक्सिलिक अम्ल को मैंने ऐसे लिख दिया है, मुझे पता है दोनों ही ऑक्सीजन पर लोन पेयर हैं, जैसे ही ये ऑक्सीजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींचेगा वैसे ही ये ऑक्सीजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसका मतलब ये दर्शाएगा अनुनाद। यहां पर माइनस हो गया, यहां पर प्लस हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो रही है तो प्लस आ गया है, यहां पर 1 ही हो रही है तो माइनस आ गया। इसने बंध का इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने बंध का इलेक्ट्रॉन दिया। तो कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बोनिल समूह है वो अनुनाद की प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी कि अनुनाद दर्शाता है, और अनुनाद दर्शाने के कारण ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शा सकता। तो फिर आप क्या कहेंगे, कार्बोनिल समूह कौन सी अभिक्रिया दर्शाएगा? हम कह तो रहे हैं कि कार्बोनिल समूह के कारण अभिक्रिया होगी, होगी, बिल्कुल होगी। एक तो अम्लीयता के कारण हो गई, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के कारण हो गई, एक कार्बोनिल समूह के कारण होगी, लेकिन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोनिल समूह जो है वो अनुनाद में भाग लेता है, जिस कारण से उसके कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, और जब वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा तो उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा? तो ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शा सकते। तो क्या दर्शाएंगे? ये सिर्फ केवल एक अभिक्रिया दर्शा सकते हैं जो कार्बोनिल समूह के कारण या कार्बोनिल जो यौगिक है उसमें संपन्न होती है, वो है अपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये कार्बोनिल समूह के कारण अपचयन की अभिक्रिया दर्शा सकता है। तो लिया भाई CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया मैंने कहा अपचयन की अभिक्रिया दर्शा सकता है। प्रबल अपचय कौन सा याद आ रहा है आपको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। प्रबल अपचय का मतलब क्या? कम से कम 2 बार अपचयन। अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड लेता तब भी 1 बार अपचयन तो होता ही होता। ठीक है, तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है अपन ने, 2 हाइड्रोजन यहां पर हम इसे देंगे, इसका अपचयन करेंगे
कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों का अपचयन जब आप कराते हैं, आपने एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन कराया है, वहाँ क्या करते हैं अपन, हम ये कहते हैं कि एक हाइड्रोजन जुड़ेगा ऑक्सीजन पर, एक जुड़ेगा ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन पर। अब ऐसा मत सोचना कि यहाँ तो दो दो ऑक्सीजन है, नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कार्बोनिल समूह की। इनको तो छोड़ दो आप, इसकी तो अभिक्रियाएं कर चुके हैं अपन। हाइड्रोजन से अम्लीयता की अभिक्रिया हो गई, OH से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन हो गया, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कार्बोनिल समूह की। एक हाइड्रोजन जोड़ूंगा ऑक्सीजन पर, एक जोड़ूंगा ऑक्सीजन जुड़े हुए कार्बन पर, ठीक है, वही जोड़ा CH3 CHOH OH, यही होगा। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने ऑक्सीजन पर, एक जोड़ दिया है ऑक्सीजन जुड़े हुए कार्बन पर, अपचयन हो गया। ये कंडीशन देख सकते हैं आप। क्या ये स्थायी है? नहीं है। एक ही कार्बन पर दो OH आ गए हैं, कार्बन की वैलेंसी भी 4 हो रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर क्या हो जाएगा, कमरे के ताप पर जल के अणु का निष्कासन हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए निकाल दिया OH और यहाँ से निकाल दिया हमने H, ये निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, जल का अणु, तो क्या बचा CH3 CH डबल बॉन्ड O, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी डिफर हुई है, परिवर्तित हो गई, ऑक्सीजन की परिवर्तित हो गई, तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यानी कि बन गया CH3CHO एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक बार अपचयन होने पर एल्डिहाइड बनता है। और वैसे भी हमें पता है, पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं, एल्डिहाइडों का आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाता है। टोलेन अभिकर्मक परीक्षण, फेलिंग विलियन परीक्षण, ये सब आपने देखा है, ठीक है। आसानी से एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जब एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन एल्डिहाइड में तो होगा। इधर से इधर चले या उधर से इधर चले, बात तो बराबर ही होगी। तो जब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो एल्डिहाइड में अपचयन होगा किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब अभी एक बार अपचयन हुआ है, देख सकते हैं आप। हमने क्या लिया था, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया था, प्रबल अपचायक है, एक ही बार अपचयन हुआ है, अभी दोबारा अपचयन कराएंगे, ठीक है, वही करा देते हैं। दोबारा से LiAlH4, फिर से 2 हाइड्रोजन, फिर से वही रूल, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पर, एक जाएगा ऑक्सीजन जुड़े हुए कार्बन पर, तो ये लीजिए CH3 CH2OH, एक गया ऑक्सीजन पर, एक गया ऑक्सीजन जुड़े हुए कार्बन पर, CH का CH2 हो गया, O का OH हो गया, यानी कि बन गया एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का पूर्ण अपचयन कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। 2 बार अपचयन हो गया है, एल्कोहल मिल गया है। अब अगर यहाँ पर आप कोई दुर्बल अपचायक ले लेते, सोडियम बोरोहाइड्राइड या कोई दूसरा अपचायक ले लेते, तो क्या होता, तो अभिक्रिया यहाँ रुक जाती, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड के निर्माण पर आपकी अभिक्रिया समाप्त हो जाती, ठीक है। तो आपकी जो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया है वो आपके अपचयन की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल या तो एल्डिहाइड में या फिर अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। अब अपचयन आप अलग अलग अपचायकों द्वारा करा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ले लिया है क्लीमेंसन अपचायक, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया करनी है, तो क्लीमेंसन अपचायक ले लिया है मैंने, जो कि होता है ZnHg। एक ही बार में 4 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, तो एक ही बार में अल्कोहल बन जाएगा। 2 स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अपचायक भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। लाल फास्फोरस HI आप ले सकते हैं। अगर 2 अणु लेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 4 अणु लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, और 6 अणु लेंगे तो एल्केन भी बन जाएगा। इसका भी अपचयन हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पर 2 से ज़्यादा बार अपचयन नहीं कराया, क्योंकि जो प्रबल अपचायक है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार ही अपचयन करेगा। लेकिन अगर आप लाल फास्फोरस HI लेते हैं, उसके 6 अणु ले लेते हैं, तो 6 अणु लेने पर 6 हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। अब आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन जुड़ने पर तो एल्डिहाइड बन रहा है, अगले 2 हाइड्रोजन यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ने पर अल्कोहल बन रहा है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पर, एक जाएगा ऑक्सीजन जुड़े हुए कार्बन पर, एल्केन बन जाएगा, जल का अणु निकल जाएगा। जब 3 बार अपचयन हो जाए, 3 बार अपचयन हो जाए, तो अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल का 3 बार अपचयन हो, जो कि लाल फास्फोरस और HI द्वारा ही संभव है, अगर आप उसमें HI के 6 अणु लेते हैं तो ऐसा हो सकता है, यानी कि एल्केन बन सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपने अपचायक क्या लिया है, किस परिस्थिति में आप ये अभिक्रिया करा रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या बनेगा। मैंने आपसे कहा कि अगर 1 बार अपचयन कराऊंगा तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 बार अपचयन कराऊंगा तो अल्कोहल बनेगा, और 3 बार अपचयन कराऊंगा तो
एल्केन बनेगा। ये कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया थी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। एक एक करके देख रहे थे अपन। RCOOH था हमारे पास। RCOOH में हमने एक बार ये वाला बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, उसके बाद हमने कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया की। अब हम कर रहे हैं संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। देखिए क्या होता है इसमें संपूर्ण COOH की अभिक्रिया में। हमने ले लिया CH3COOH। संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया के लिए हम यहाँ पर करा देते हैं या तो सोडा लाइम ले लेते हैं अपन, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH + CaO। जब भी आप इसको काम में लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। या तो आप सोडा लाइम ले लीजिए या फिर आप करा दीजिए शुष्क आसवन। ये दो चीजें जहां भी देखो आप कोशिश करो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया है, यानी कि COOH समूह इसमें भाग लेगा तो कुछ नहीं होगा, यहां से आपको निकाल देनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 आपने निकाल दी, CH3 है, यहाँ पे क्या बचा H, तो क्या हो गया CH4 और निकल गई क्या CO2। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया में आप कार्बोक्सिलिक अम्ल का या तो शुष्क आसवन कराते हैं या फिर आप उसको सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। तो ऐसा करने पर एक कम कार्बन वाली एल्केन आपको प्राप्त होगी, क्योंकि एक कार्बन CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई दूसरी अभिक्रिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया प्रोपेनोइक अम्ल CH3CH2COOH। यहां पर मैं फिर से कराने जा रहा हूं शुष्क आसवन। शुष्क आसवन का मतलब होता है नमी की अनुपस्थिति है, पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है और आप उसको गर्म कर रहे हैं। या फिर हमने फिर से ले लिया क्या सोडा लाइम NaOH + CaO। ऐसा करने पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, निकल गई CH3CH2H, तो क्या CH3CH3 + CO2 बन गया एथेन। ये है संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगली अभिक्रिया, ठीक है। आपने अम्लीयता की अभिक्रिया करा दी, यानी कि OH बंध तोड़ दिया है आपने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन करा दिया, यानी कि CO बंध तोड़ दिया है आपने कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया करा दी, जिसमें आपने पाया कि कार्बोनिल समूह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बोनिल समूह जो होता है वो अनुनाद में भाग लेता है। तो वो क्या दर्शाएगा, वो अपचयन दर्शाएगा। अब अपचयन कैसे करा रहे हैं वो डिपेंड करता है अपचायक के ऊपर। प्रबल अपचायक ले रहे हैं, दुर्बल अपचायक ले रहे हैं, या लाल फास्फोरस और HI ले रहे हैं, ठीक है। एक बार अपचयन हुआ दुर्बल अपचायक से एल्डिहाइड बनेगा, दो बार अपचयन हुआ प्रबल अपचायक से एल्कोहल बनेगा, ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन कराया, डायरेक्ट एक ही पद में एल्कोहल बन जाएगा। लाल फास्फोरस HI के आपने यहाँ पर 6 HI ले लिया, यानी कि 6 हाइड्रोजन ले लिए, तो एल्केन बन जाएगा। उसके बाद हम आए संपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया, यानी कि संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। इसमें आपको शुष्क आसवन कराना है या फिर सोडा लाइम लेकर चलना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी निकल जाएगी, बनने वाला समूह जो होगा वो एल्केन होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो अभिक्रिया आएगी उसे हम कहते हैं HVZ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाओं के अंदर ही चल रहे हैं। ये मान लीजिए कि लास्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल की, उसके बाद एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो करीब कितने प्रकार की हो गई आपकी, 1 2 3 4 5वीं प्रकार की अभिक्रिया हो गई है आपकी। एक तो आपका ये अम्लीयता वाली, एक आपकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एक आपकी कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया, एक आपकी संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया। अब आ रही है आपके पास HVZ अभिक्रिया, ठीक है। HVZ अभिक्रिया का पूरा नाम मैं बता देता हूँ, H हेल, V वोलार्ड, Z जेलेंस्की, ये इस रिएक्शन का नाम है। HVZ अभिक्रिया, इसका मतलब हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया इसका पूरा नाम है। ज़्यादातर HVZ नाम से ही पूछी जाती है, कभी कभी पूरा नाम देकर भी
रख देते हैं कि हेल वोलाइट जेलेंस्की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। नाम से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अरे यार ये क्या है, ये कौन सा हेल है, हेल का मतलब तो नर्क होता है, बहुत बड़ी अभिक्रिया हो गई, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ने वाली, पता नहीं क्या है, किस किस तरह के अटपटे नाम यहाँ पर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। ये जो रिएक्शन है ना, ये इस एल्किल समूह की अभिक्रिया है। आप देखें कि RCOO जो था सबने तो अभिक्रिया कर ली, अब यही तो बचा है बस। भाई यहाँ से आपने H तोड़ दिया, H निकाल दिया, अम्लता की अभिक्रिया हो गई, आपने OH निकाल दिया, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, आपने कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया करा दी, आपने संपूर्ण COOH समूह की अभिक्रिया करा दी, तो बचा कौन? ये एल्किल समूह। तो ये जो हेल वोलाइट जेलेंस्की अभिक्रिया है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि COOH समूह से जुड़े एल्किल समूह की अभिक्रिया होती है। और इसके लिए एक छोटी सी शर्त है कि COOH समूह से जुड़े एल्किल समूह पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये अभिक्रिया होगी। बहुत आसान रिएक्शन है, मैंने सिंपल सा वही ले लिया, CH3COOH। COOH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होता है। हेल वोलाइट जेलेंस्की अभिक्रिया के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसी हेलोजन से करानी होती है, या तो क्लोरीन से करा दो या ब्रोमीन से करा दो, ठीक है। किसी हेलोजन से अभिक्रिया करानी होती है और ये अभिक्रिया होती है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। COOH समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं यानी कि H+ के रूप में निकल जाते हैं। एक हाइड्रोजन निकलेगा H+ के रूप में Cl के साथ HCl, और ये Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, होगी अभिक्रिया CH2Cl COOH + HCl। बस यही है हेल वोलाइट जेलेंस्की। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं इसके, वैसे दर्शन छोटे नहीं है इसके, अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म करनी पड़ जाए तो फिर इसके दर्शन भी बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। और ये रिएक्शन आपको विदाउट मैकेनिज्म भी अभी समझ में आ सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म को क्लेरिफाई नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, COOH समूह से जुड़ा कार्बन है, उसे अपन अल्फा कार्बन बोलते हैं। अल्फा कार्बन पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन की अभिक्रिया है, क्योंकि अगर किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुआ तो वो HUZ अभिक्रिया नहीं देगा। करना क्या है? किसी हेलोजन से अभिक्रिया करानी है। हेलोजन में या तो आप क्लोरीन लेते हैं या ब्रोमीन लेते हैं, ठीक है। फ्लोरीन नहीं लेते हैं, विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। आयोडीन नहीं लेते हैं, आकार बहुत अधिक होता है, क्रियाशीलता बहुत कम होती है। लाल फास्फोरस की उपस्थिति में आपको ये अभिक्रिया करानी है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह पर हेलोजन जुड़ जाएगा और दूसरे हेलोजन के साथ वो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा HCl के रूप में। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं थी। COOH समूह में आपने देख लिया, सारी रिएक्शन ये थी आपकी। कार्बोक्सिलिक अम्ल की जितने भी प्रकार की रिएक्शन है लगभग सभी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आती है अभिक्रिया वो आती है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल युक्त यौगिक, यानी कि बेंजीन वाले पर COOH समूह जुड़ा हुआ है। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया आपको करनी है। हमें पता है कि जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं कौन सी अभिक्रिया दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य गुण है कि एरोमेटिक यौगिक कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं? वो दर्शाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। कहाँ कहाँ पर दर्शाते हैं वो अभिक्रिया? हमें ये भी पता है कि उनकी अभिक्रिया होती है कहाँ कहाँ पर? वो होती है ऑर्थो और पैरा पर। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ समूह सक्रियणकारी समूह है, सक्रियणकारी मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे कि मान लीजिए कोई X जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर ऐसे लोन पेयर्स हैं, ठीक है। जब ये अनुनाद दर्शाएगा तो मुझे पता है यहां से यहां लोन पेयर देगा, बेंजीन वलय पर आएगा नेगेटिव चार्ज। ये डबल बॉन्ड हो गया, X पर 3 लोन पेयर थे, 2 ही रह गए हैं। X पर आया पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन वलय पर आया नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा यौगिक
जिसमें बेंजीन वलय पर नेगेटिव चार्ज आता है, या फिर ऐसा समूह जो अनुनाद द्वारा बेंजीन को ऋणात्मक आवेशित करता है, वो होता है सक्रियणकारी समूह, एक्टिवेटेड ग्रुप। वो क्या करता है, वो बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए सक्रिय बनाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस चार्ज यहां पर आया है, जब आगे अनुनाद दर्शाऊंगा तो फिर माइनस चार्ज आपका पैरा पर आएगा। 1-2 पोजीशन ऑर्थो होती है, 1-3 पोजीशन मेटा होती है और 1-4 पोजीशन पैरा होती है। तो नेक्स्ट पोजीशन में पहले तो 1-2 पर था, अब 1-2-3-4 पैरा पर आ गया है। उसके बाद जब आगे घुमाएंगे इसको तो फिर से नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो पर ही आएगा, यानी कि जब ये अभिक्रियाएं दर्शाएगा तो जो भी आपका पॉजिटिव ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा पर ही आकर अटैक करेगा, क्योंकि माइनस यही तो दिख रहा है अपन को, दो पोजीशन पर माइनस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के लिए बेंजीन को सक्रिय कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है Y, ये जो Y है इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भाई X पर तो आप देख सकते हैं कि लोन पेयर थे, ये जो Y है इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब X की फॉर्म में कौन हो सकते हैं, X यहां पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, OH हो सकता है, ठीक है, NH2 हो सकता है, यानी कि एनिलीन बोल दो, फिनोल बोल दो, क्लोरोबेंजीन बोल दो, और भी बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ पर X की फॉर्म में नीचे लिख देता हूं मैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। XCl हो सकता है, Br हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। इन सब पर आपके लोन पेयर्स होते हैं, ये आपकी वलय को ऋणात्मक आवेशित करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा समूह है, जैसे कि मैं कह दूं Y मेरे पास NO2 है, NO2 में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मान लीजिए मेरे पास COOH समूह है, COOH समूह में आप देख सकते हैं बंद का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचता है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, आंशिक धनावेशित होता है। मान लीजिए मेरे पास एल्डिहाइड है CHO, सेम वही बात, कार्बोनिल समूह है, तो वो भी क्या करेगा, कार्बोनिल समूह बंद का इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ऐसे कोई ग्रुप है मेरे पास जो वलय से इलेक्ट्रॉन को खींचते हों, ये क्या कर रहा था, ये वलय पर इलेक्ट्रॉनों को दे रहा था, लेकिन Y क्या करेगा, Y वलय से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। इसने खींचा तो अगली कंडीशन में ये हुआ कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड बन गया Y के साथ, यहां से गया तो रिंग पर अब आया पॉजिटिव चार्ज, फिर उसके बाद वापस से अनुनाद तो अगली पोजीशन में पैरा पर आया पॉजिटिव चार्ज, अगली संरचना में पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर उसके बाद वापस चले अपन तो फिर से ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज। अब जब संरचना बनेगी तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लास्ट संरचना में ऐसा हो जाएगा वापस से। ये लो, पूरा अनुनाद हो गया है, पाई बॉन्ड ने एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आप दोनों स्ट्रक्चर में चेंजेस देख सकते हैं कि X जो था उसने वलय को, रिंग को नेगेटिवली चार्ज किया था। इसकी भी अगर अनुनादी संरचना पूरी बनानी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो गया। यहां पर भी आपकी वलय में पाई इलेक्ट्रॉन एक चक्कर घूम गए हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब मैं दोनों ही संरचनाओं में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही छोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन स्नेही यहां पर तो ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर जुड़ सकता है। क्या यहां पर जुड़ेगा क्या? आप देखें जुड़ने वाला समूह भी पॉजिटिव है और जहां पर जुड़ना है उनको वो पोजीशन भी पॉजिटिव है। ऑर्थो पर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं जुड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। पैरा पर पॉजिटिव आ रहा है, नहीं जुड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो बचा क्या? सिर्फ मेटा पोजीशन।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वलय पर कोई विसक्रियणकारी समूह जुड़ा हो, विसक्रियणकारी मतलब जो वलय को इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए कम सक्रिय बनाए, ये रहे। अगर वलय पर कोई विसक्रियणकारी समूह जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की अभिक्रिया केवल मेटा स्थिति पर होती है, लेकिन अगर कोई सक्रियणकारी समूह जुड़ा हो तो वो अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा दोनों स्थितियों पर संपन्न होती है। तो हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं किसकी? हम बात करने जा रहे हैं बेंजोइक एसिड की। और अभी मैंने आपको बताया कि जो COOH समूह है ये आपका विसक्रियणकारी समूह है। तो अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम बात करें, COOH समूह जुड़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ढेर सारी, हैलोजनीकरण, हैलोजन से अभिक्रिया ऑर्थो और पैरा पर हैलोजन जोड़ देते हैं, सल्फोनीकरण SO3H समूह जोड़ देते हैं, नाइट्रीकरण NO2 समूह जोड़ देते हैं, फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, हर अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा पर हम जोड़ देते हैं। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने हैलोजनीकरण कराया इन द प्रेजेंस ऑफ लोइस एसिड AlCl3, तो अभी मैंने आपको अनुनादी संरचना बनाकर बताई है। इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह अब सिर्फ कहाँ जाएगा? मेटा पर जाएगा। मेटा से एक H निकलेगा, वो H दूसरे Cl के साथ HCl, क्योंकि ये विसक्रियणकारी समूह है। अब चाहे आप हैलोजनीकरण कराओ, चाहे सल्फोनीकरण कराओ, चाहे नाइट्रीकरण कराओ, चाहे फ्रीडेल क्राफ्ट एल्किलीकरण एसिटिलीकरण कराओ, सब में आपके मेटा पोजीशन पर ही जाकर जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, क्योंकि COOH समूह एक प्रकार का विसक्रियणकारी समूह होता है। ठीक है, ये आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रियाएं समाप्त हुई। बाकी के जो भी आगे का टॉपिक है, वैसे तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि शेमिट अभिक्रिया है, ओपेनर ऑक्सीकरण है, बाकी जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।